एक तरफ सत्ता गठबंधन की वैसाखी पकड़कर चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी एकजुटता की लड़ाई हारता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क, मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। दिया गया है जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, दरभंगा का एम्स का अस्पताल याद होगा आपको। जो भी नेता बन जाता अपने स्वार्थ के लिए वो काम करता है, किसी दूसरे पब्लिक के स्वार्थ के लिए तो काम करता ही नहीं। देश की बहुत बड़ी जनता को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नक्सली कहा। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो भारतीय जनता पार्टी आकर जो काम कर रही है 2014 के बाद से, आप हर चीज का ग्राफ देख ले। कितनी निंदनीय बात है हमारे भाजपा के प्रवक्ता की कि बेरोजगारी एक छोटा मुद्दा है। जब घर का चूल्हा बंद हो जाए वो इनके लिए छोटा सा मुद्दा है। 2024 में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वंचित कर दिया था। देश ने कहा था कि अब कोई अकेले नहीं चलेगा, लेकिन 2 साल बाद तस्वीर क्या है? डीएमके गठबंधन से बाहर है, टीएमसी में दल बदल और आंतरिक विद्रोह। तमिलनाडु में हार के बाद कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया, डीएमके ने इसे धोखा करार दिया और इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल गया। स्टालिन की पार्टी अब कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं, अपना रास्ता खुद चुनेंगे। और बंगाल, ममता बनर्जी की किला तो टूटा ही है, अंदर से भी फट गया है। 20 लोकसभा सांसद पार्टी छोड़कर एनसीपी-पीआई में विलय हो गए और सीधे एनडीए का साथ दे रहे हैं। विधानसभा में भी अधिकांश विधायक बागी हो गए हैं। असली टीएमसी का दावा चल रहा है। एक समय की सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी अब टुकड़ों में बढ़ चुकी है। वहीं सत्ता पक्ष टीडीपी, जेडीयू और अब टीएमसी के बागी सांसदों की वैसाखी पकड़कर चल रहा है। 2/3 बहुमत अभी भी दूर है, लेकिन दल बदल के खेल से नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सवाल साफ है, 2024 में जिस एकजुटता ने बीजेपी को रोक दिया था, वो आज खुद टूट रही है। क्षेत्रीय दल सत्ता में तो नहीं, लेकिन सत्ता के खेल में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष अगर अपनी लड़ाई हारता रहा तो 2029 तक क्या बचेगा? सवाल बेधड़क है, विपक्ष इतना बिखरा क्यों है? क्या समस्या सिर्फ कांग्रेस में है या हर दल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहा है? आज इस पर खुलकर बात करेंगे कि विपक्षी एकजुटता की असली चुनौतियां क्या हैं। 2023-24 में जब इंडिया गठबंधन बना था तो लग रहा था कि विपक्ष ने आखिरकार बीजेपी को चुनौती देने का मजबूत मंच तैयार कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 234 सीटें मिली थी। बीजेपी को बहुमत से वंचित करने में सफलता मिली, लेकिन उसके बाद की कहानी अलग है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन तोड़कर नई पार्टी के साथ सरकार में जगह बनाई। डीएमके ने इसे विश्वासघात करार दिया और इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और विधायक दल बदल कर एनडीए का रुख कर गए। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही दूरी बना चुकी है। गठबंधन की बैठकों में बार बार एक ही शिकायत उठती है, कांग्रेस गोंद बनने के बजाय राज्यों में प्रतिस्पर्धा बन जाती है। क्षेत्रीय दल अपनी ताकत बचाने में लगे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बैठकें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन मैदान में बिखराव साफ दिखता है। विपक्ष के पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, महंगाई, लेकिन एकजुट मंच और साझा रणनीति की कमी है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष 2029 तक एक मजबूत विकल्प बन पाएगा या सत्ता पक्ष की असली ताकत विपक्ष की कमजोरी ही बनेगी? देखिए, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी अली बाबा और 40 चोर। तो उसमें 40 चोर लूट कर तो लाते हैं, लेकिन वो आपस में भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आपस में भी वो एक दूसरे के काटने और बांटने में लगे रहते हैं। यही परिभाषा है आज के इंडी गठबंधन की। विपक्ष को लेके क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या खामियां नजर आ रही? इंडी गठबंधन, विपक्ष मूलतः क्या है? इंडी गठबंधन। आप देखिए, इंडी गठबंधन को बनाने की कांग्रेस की योजना, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का उदय कांग्रेस के विरोध की राजनीति करके हुआ। कांग्रेस ने उनको अपने साथ लिया, क्षेत्रीय दलों की विश्वसनीयता खत्म करके कांग्रेस ने वहां अपना विस्तार कर लिया। यही इंडी गठबंधन की परिभाषा है। जो भी नेता बन जाता अपने स्वार्थ के लिए वो काम करता है, किसी दूसरे पब्लिक के स्वार्थ के लिए तो काम करता ही नहीं। अगर पब्लिक के स्वार्थ के लिए काम करे तो पब्लिक की एकजुटता नजर आ सकती है। आपस में जितने भी पक्ष विपक्ष ये इनमें मतभेद भुला के, ना किसी तरह की इनके अंदर कोई वो परीक्षणबाजी ना हो, अगर आपस में बैठ के बात करें तो पब्लिक के मुद्दों पर बात हो सकती है। पक्ष विपक्ष दोनों किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हो सकती अगर नेता लोग चाहे तो, मगर ये चाहते नहीं ना।
इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करेंगे बीजेपी के युवा नेता अमित दुबे, भाई आम आदमी के नमस्कार। आदिब खान। नमस्कार। सबसे पहले सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कांग्रेस का रवैया या क्षेत्रीय दलों का स्वार्थ? क्या कहेंगे इस पे अंकित जी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का रवैया जो है सबसे पहला मुद्दा तो वही है, क्योंकि कांग्रेस अब हर तरीके से, कहते हैं ना कि हमारे देश को लज्जित करने पे और लोगों को अपमानित करने पे लगा हुआ है। तो जो रवैया है उनका, वो रवैया इस तरह हो गया कि जनता अब उनको चाहती नहीं है कि कांग्रेस आए। प्लस उनके साथ जो भी गठबंधन में आज तक उनके साथ रहे, तो वो अपनी ही सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, हर पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे, और इसीलिए उनके साथ अब जो गठबंधन है वो कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि आज भी उनको लगता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि है नहीं। उनका रवैया जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है उनको हराने का, और आगे निश्चित रूप से यही रवैये की वजह से वो पूरी की पूरी तरह नास्तो नाबूद हो जाएंगे। देखिए अंकित जी, देखा जाए तो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, लगातार इसको आवाज दी जा रही है, लगातार लोग पसंद भी कर रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए, लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं 140 करोड़ की हमारी देश की जनता है, सब किसी का अपना अपना विचार है। वो लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं उस मुद्दे पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को, जनता को भटका कर, दिशा भूल कराकर, लोगों को वो लोग गुमराह कर कर ये सब कार्य कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं, जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे समाज में घूमने वाले लोग व्यक्ति हो, उन सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने तरीके से काम करती है और कैसे लोगों के और देश के विकास के लिए काम कर रही है, जो साफ लोगों को दिख रहा है। तो मुद्दा ये सिर्फ भटकाने के लिए है, और कोई भी मुद्दा उठाते हैं, लास्ट में जान ही रहे आप लोग, मुद्दा उठाने के बाद उसको ऐसे भटका कर कहीं से धर्म से जोड़ दिया जाता है, कहीं किसी चीज से जोड़ दिया जाता है। तो इसकी वजह से ये सिर्फ दिशा भूल करने का उनका प्रयास है, जिसके लिए वो लोग कभी भी साकार उन लोग नहीं कर पाएंगे, और जनता इस चीज को अच्छे से भली-भांति जानती है। लेकिन आदित्य जी, सवाल ये भी है कि विपक्ष के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, परीक्षा घोटाले जैसे मजबूत मुद्दे हैं, फिर भी एकजुट क्यों नहीं दिखता है? क्या इंटरनली जो प्राथमिकता है वो अलग है क्या? नहीं, सब पार्टी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, और जैसे कि अभी आपने कहा कि भाजपा के साथ बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा कि भाजपा में शिवसेना का भाजपा ने क्या किया। आपने ये भी देखा बिहार में जेडीयू का समर्थन कहाँ चला गया, और आज की डेट में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें और विपक्ष को देखें, तो 63% लोग, 63 से 65% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हिंदुस्तान में। अब भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है, वो उस पर आप कहेंगे कि भाई 3-4 बार जीत चुकी है, तो ईडी इनके साथ है। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग इस पार्टी ने किया है, चुनाव आयोग आपने लगातार देखा, चुनाव आयोग की धांधली, दिल्ली चुनाव में आपने चुनाव आयोग को देखा, और अभी बंगाल चुनाव में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक तरफा कार्य किया और खुली बेईमानी और गुंडागर्दी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कराई, उसका ये रूप है कि आज की डेट में बहुत सारी जगह जीत पा रहे हैं। पर आने वाले चुनाव जिस तरीके से अब डर का माहौल बदलता जा रहा है, लोगों ने इनसे डरना बंद कर दिया, जैन जी रोडों पे आ चुका है। जैन जी की तो छोड़ो, देश की हालत ये है कि जैन अल्फा जो आज की डेट में 12-14 साल के बच्चे हैं, वो इनके खिलाफ रोडों पे है। देश की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने इतना बदतर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये अपने आप को मॉडल सरकार बोलते थे, वहां पर 33,000 स्कूल बंद हो गए। विपक्ष ने आवाज उठाई, 5,000 स्कूलों को अभी बंद करने जा रहे थे। विपक्ष की आवाज से ये डरे और इन्होंने उन 5,000 स्कूलों को बंद करने से रोका। ऐसा नहीं है विपक्ष कमजोर है, विपक्ष मजबूत है, और हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ रही है। अभी आपने जैन जी के उसमें देखा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, देश के शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। अब वो माहौल है कि देश के प्रधानमंत्री जी रात को 12 बजे आकर अपने आप को बचा रहे हैं। अब माय मित्रों माय फ्रेंड हो गया है। अब देश के नौजवान अपनी बागडोर, अपनी चीजों को संभालने और इनकी नीतियों से अच्छी तरह अवगत हो चुका है। लेकिन आदित्य जी, सवाल ये भी है कि लगातार देखने को खबरें मिलती हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखो, किसी भी पार्टी की अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है, अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, पर जब मामला देश का आता है, जब मामला संविधान का आता है, तो हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। भाजपा जो है वो संविधान विरोधी पार्टी है। आप जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से संविधान के परखच्चे उड़ाए हैं,
किस तरीके से संविधान बदलने की इन्होंने बात की है। ये हिंदुस्तान में मनुस्मृति का कानून पढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते थे। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं, और संविधान को बचाने की अगर कहीं बात आती है तो भाजपा को पीछे करने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टी से छोड़ो, हिंदुस्तान का आवाम जो आज के डेट में इस बात को समझ चुका है कि भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है और आवाम एक साथ इकट्ठा हो रहा है। वो पहले का दौर चला गया जब मीडिया घराने डरते थे, अब आज कुछ मीडिया घराने भी आगे निकल के आ रहे। मैं तो आपको बधाई का पात्र मानता हूं कि आज आप इनके इस तरह की बातें और इस तरह की आप डिबेट में आज बैठे हुए हैं हम लोग। अब वो डर का माहौल धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि लोगों को पता चलता जा रहा है कि अब इनका वक्त करीब आ गया है। इनकी जो सांप्रदायिकता की राजनीति है वो जल्दी खत्म होने वाली है। देखिए, भारतीय संविधान की जो बात कर रहे हैं, ये मैंने बताया ना कि लोगों को दिशा भूल कर ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में आना। यही मोटिव ये लोग ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में चलाया कि संविधान बदल देंगे, भाजपा संविधान बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान के अंतर्गत चलने वाली पार्टी रही है, संविधान के साथ चलने वाली पार्टी रही है और देश हित के लिए संविधान के साथ हमेशा खड़ी रही है। लेकिन यही गलत मोटिव बताकर उत्तर प्रदेश में लोगों को भ्रमित किया गया, जिसका मैं तो कहूंगा कि लोगों को उस चीज का एहसास है अब कि ये लोग हमको दिशा भूल कराए गए। यही अब इनके पास सिर्फ रह गया है, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो जेन अल्फा मित्र को हो। बताना चाहूंगा कि संविधान बदलने की इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने अपना स्लोगन दिया कि अब की बार अगर 400 पार आते हैं संविधान को बदल देंगे। हम मनुस्मृति का कानून लाते हैं। इनके नेताओं के वीडियोस हैं, इनके नेताओं के बयान हैं। फिर इनका तो देखो, सुनो, ये झुट्टो की पार्टी। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं है कि एक सीट के लिए सत्ता को लात मार देने वाली पार्टी। ये अटल बिहारी वाजपेयी या लालू आडवाणी की पार्टी नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब ये कि जो एक लाइन में से 4 शब्द काटकर आप गलत तरीके से उसको लोगों को पेश करते हैं। रहना हर तरीके से स्वीकार है। इन्होंने हर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। इन्होंने हर उस चीज को डराने का, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, लाठी का, डंडे का, इन्होंने हर चीज का वो उपयोग किया जिससे आम आदमी डर सके। पर अब वो देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी भी बनाई गई, जिसमें आपने खुद देखा होगा कि हमारे सीजीआई जो है उन्होंने खुद कहा कि मेरे वाक्यों को गलत तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और उसका गलत उपयोग किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि हमारा काम तो कोई देखेगा नहीं। देखो, सीजीआई के बारे में मैं तो छोटा सा आदमी हूं, सीजीआई के बारे में क्या कहूंगा जनाब। पर सीजीआई ने अपने जब शब्दों को उनकी आप व्याख्या करेंगे, सीजीआई के एक एक शब्दों को आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीजीआई ने क्या कहा था। उसके बाद छोड़ो, देश की बहुत बड़ी जनता को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नक्सली कहा। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि देश के आवाम को, नौजवानों को नक्सली कह रहे हैं। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के नौजवानों के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारे बीच में नक्सली जो महिलाएं थी, उनका फैशन शो आपने देखा होगा कि जो हमारे खादी का दिन था, उस खादी वस्त्र के दिन पर महिलाओं ने फैशन शो किया नक्सलीवादी को छोड़कर। तो सिर्फ कहना नहीं होता है, काम करना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी आकर जो काम कर रही है 2014 के बाद से, आप हर चीज का ग्राफ देख ले। आप जेनजी की बात कर रहे हैं, अगर हमारे देश की लिटरेसी रेट भी आप 2014 के पहले और 2014 के बाद देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना कहा है, कितना काम किया है। बेरोजगारी का पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी स्कूल चलाने की थी, आप वहां पर फेल हो गए। आप आदित्य जी एक एक करके बात रखिएगा ताकि आपकी स्पष्ट दर्शकों तक बात रख सके। देखो, सवाल ये भी आता है, चाहे 2014 की बात करें, मोदी के नेतृत्व में लगातार लोगों ने पसंद किया, या 2019 की बात करें, लेकिन 2024 में क्या कमी रह गई कि आखिरकार गठबंधन की सरकार बनाने पड़ी बीजेपी को? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी सदैव देश के हित के लिए काम करती रही है। उस समय जो लोगों ने जो प्रोपोगंडा चलाया, देखिए गलतियां हो सकता है किसी से होती हो, लेकिन प्रोपोगंडा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो प्रोपोगंडा उस टाइम पे हमारे कांग्रेस के आप कहिए, चाहे जो भी हमारे सामने विरोधी पक्ष जितने भी थे, चाहे वो क्षेत्रीय पक्ष के हो, चाहे वो राष्ट्रीय पक्ष के हो, सभी लोगों ने वो एक ही मुद्दा उठाकर लोगों को, मैं क्लियर कह रहा हूं कि लोगों को दिशा भूल कराई। लोग खुद इस बात का एहसास करते हैं। आप खुद घूम रहे हैं, आप लोगों से पूछिए, उत्तर प्रदेश में सीटें कम होने का बहुत बड़ा प्रभाव भोगना पड़ा हमारी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन
जो क्षेत्रीय पार्टियां कुछ थी जो हमारे विचारधारा के साथ मेल खाती थी, जो हमारे विचारधारा को मानती थी, उन्हीं के वजह से फिर हम समर्थन में मिलकर आज देश की राजनीति चला रहे हैं। उस समय भी जब शपथ विधि का कार्यक्रम शुरू हुआ तो लोगों ने कहा चलो देख लेंगे कितना दिन ये सरकार चलेगी, कितना महीने तक ये सरकार चलेगी। आज देखिए 2024 के बाद से 2.5 साल होने आ गए, हमारा बढ़िया से पूरा कार्यकाल चल रहा है, जो काम हमें करना है वो कर रहे हैं और लोग हमारे साथ उस चीज के लिए खड़े हैं। चाहे ये जेनजी का आंदोलन हो, जेनजी हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है जो इस देश को आगे प्रगति के मार्ग पर लेके जाने के लिए अग्रसर रहेगा। तो जेनजी के लिए सवाल सुनना भी ये हमारा उठता कार्य है। है कि जी, सवाल ये भी आ रहा है, विपक्ष लगातार उठा रहा है सोशल मीडिया पे, चाहे सरकारी स्कूल के बच्चों के सड़क पे बैठने की मुद्दा हो या लगातार युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए बेरोजगारी बेरोजगारी जो आप कह रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या में जो हमारे यहाँ बच्चे बेरोजगारी है, जी, सड़कों में जी बैठे हुए जी हैं। वो मैं उनकी बता रहा हूँ ना, स्कूल पहले से हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत कम हुई है। जॉब से ज्यादा लोग अपने अपने जो हमारा भारत का जो ये रहा है कि जो मेक इन इंडिया का जो हमारा ये रहा है, प्रोत्साहन रहा है, जो हमारा भारत के अंदर हम लोग का जो बिजनेस करने का काम रहा है, एमएसएमई के थ्रू जो लोगों को मदद हो रही है, तो लोग खुद अब बिजनेस करना शुरू कर दिए। तो बेरोजगारी जो है वो मुद्दा ज्यादातर गांव क्षेत्रों में लोगों को है, क्योंकि गांव से लोग उतना निकलकर बाहर नहीं आ पा रहे। हमारा प्रयास है कि हम गांवों में ही उसका विकास करें। गांवों तक हम इसलिए रोड की कनेक्टिविटी ला रहे हैं, गांवों में हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनवा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत छोटा है। बेरोजगारी इसीलिए लोगों को मुद्दा लग रही है क्योंकि वो लोगों को वही दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम काम क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी हटाने की हम मेहनत क्या कर रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कितनी निंदनीय बात है हमारे भाजपा के प्रवक्ता की कि बेरोजगारी एक छोटा मुद्दा है। जब घर का चूल्हा बंद हो जाए नहीं, वो इनके लिए एक नहीं, छोटा सा आप- मुद्दा है। कितनी इनकी मानसिकता का इसी से पता चलता है कि जो आदमी देश की बेरोजगारी को, देश के नौजवानों को और बेरोजगारों को, बेरोजगारी बताना एक छोटा मुद्दा है। बेरोजगारी के हम काम क्या कर रहे हैं वो भी तो बताइए, वो भी तो देखिए। जब हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती थी कि हुकूमत शिक्षा पे काम करेगी, हुकूमत स्वास्थ्य पे काम करेगी, हुकूमत रोजगार पे काम करेगी, तीनों एजेंडे पे ये सरकार लगातार फेल है, फेल है, फेल है, फेल है। इनकी पकोड़ा योजना आई, बर्बाद। ये देश के नौजवान को पकोड़ा बनवाना चाहते थे, पान योजना लेके आए प्रधानमंत्री जी, पान योजना पर अब एक योजना बची है कि देश के 500 करोड़ों लोगों को कटोरा योजना देंगे। अब देश के नौजवानों से भीख मंगवाएंगे। ये इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि देश के नौजवानों की बेरोजगारी इनको नहीं दिख रही है। अब बस एक योजना बची है इनके पास कि देश के नौजवानों को ये कटोरा दें। हमारे देश में जो एम्स के कॉलेजेस शुरू हुए, जो नए नए अस्पताल शुरू हुए, जो आयुष्मान कार्ड हमारे द्वारा दिया गया है जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। देखिए आप जो बोल रहे हैं, दरभंगा का एम्स का अस्पताल याद होगा आपको, वो तामीर है आपकी। 1200 करोड़ रुपए का दरभंगा का गेट बना अस्पताल का, जनाब सब देख रहा है बना है और वो बनेगा, वो बनेगा। इसका इसलिए मैंने कहा ना चीजों को धीरे धीरे बदलना होगा, चीजें धीरे धीरे बदलेगी। हर जिले में बन रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं बन रहे? आरएसएस के मुख्यालय भारत के हर कहां पे स्कूल बन रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा स्कूल आपकी सरकार ने बंद कर दिए। लाखों करोड़ों बच्चे आपके एनटीए से परेशान हैं। आप ना बच्चों की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आप केवल और केवल इस संविधान को तोड़ के मरोड़ के गुंडागर्दी की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, 2029 पास है। देश की जनता ने 2024 में कहा था सुधर जाओ, आप नहीं सुधरे। 2029 में 24 रह जाएगी 240 से। ये बैसाखी भी टूट जाएगी और जिन लोगों को डराकर धमकाकर आप अपनी पार्टी में लाए हैं वो लोग भी आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि देश की 65% जनता आपकी चीजों को समझ चुकी है। लेकिन आदिल जी एक बताइए, 2029 में गठबंधन ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोका था, क्या आज वही गठबंधन अपने अंतर्विरोध से कमजोर पड़ता दिख रहा है? नहीं, गठबंधन ना कमजोर था, ना गठबंधन कमजोर है। ये पार्टी की वक्त वक्त पे अपनी नीतियां होती है जो जगह जगह काम करते हैं। अभी हम पंजाब में चुनाव आ रहे हैं तो वहां की जो है सिस्टम अलग है, दिल्ली का सिस्टम अलग है, और जब बात देश की आती है तो गठबंधन अपना काम पूरी तरह से करेगा, ऐसा नहीं है। गठबंधन अभी जैसे दिल्ली में जेएनजी का हुआ उसमें राहुल गांधी जी भी आए,
उसमें अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियों ने साथ खड़े होकर उसका समर्थन किया। कौन सी पार्टी उनके जैन जी के खिलाफ थी? हर जगह युवाओं को लेके गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ है। रही बात टीएमसी जैसी पार्टियों की टूट जाने की, राहुल गांधी जी जंतर मंतर नहीं पहुंचे। लगातार आवाज उठाई जा रही थी कि राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन वो बाहर राहुल से गांधी जी जरूर विरोध करते हुए नजर आए। वहीं अरविंद राहुल केजरीवाल गांधी जी जंतर मंतर लगातार पहुंचे। लगातार गूंज नाम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं उनका इस बात में समर्थन भी करता हूं और उस बात को राहुल गांधी जी को कहना भी चाहता हूं कि उनको आना चाहिए था, पर उन्होंने समर्थन दिया। उनकी पार्टी के सारे बड़े नेता आए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, डिम्पल जी, और अयोध्या से हमारे सांसद जी भी वहां पहुंचे, जहां पे अयोध्या रामनगरी, राम का आशीर्वाद लेके हमारे सांसद उन बच्चों का आशीर्वाद देना आए थे, जहां राम जी ने इन्हें सत्ता से बाहर करने का। अरविंद केजरीवाल एक स्टेज पे होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं लगातार सत्ता पक्ष। एक ही स्टेज पे है, पूरे भारत में रणनीति है, हम सब लोग एक साथ हैं और इस देश विरोधी नीति जो भाजपा की है, इसको पूरी तरीके से हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आज चाहे हम विपक्ष में बैठे हैं, पर भारत की 65% जनता आज भी इनके खिलाफ खड़ी हुई है। और जगह जगह सबसे बड़ी बात आज ये हुआ कि युवाओं का जो डर था, इनके लाठी डंडे गोलियों चलाने का जो डर था, वो युवाओं के दिल से निकल गया है। अब भगत सिंह आगे निकल के आ रहे हैं, अब सुखदेव आगे निकल के आ रहे हैं, अब राजगुरु आगे निकल के आ रहे हैं। इन लोगों ने जो सैंडर्स वाली नीति अपनाई थी, गन चलाने वाली, इन लोगों ने जो जलियांवाला बाग बनाने की जो नीति बनाई थी, बिहार में बच्चों के ऊपर AK-47 से इन्होंने वार किया, दिल्ली में पैलेट गन से इन्होंने वार किया। शर्म आनी चाहिए इन भाजपा के सारे साथियों को और भाजपा के नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आबिद जी थोड़ा झारखंड के लिए भी बोल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा झारखंड के लिए भी बोल दीजिए। बच्चे कल तक इनके वोटर होते थे, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलवाई, पैलेट गन चलवाई। जिस राज्य में आप लोगों की कांग्रेस की सरकार है, वहां का भी कुछ बता दीजिए। पकड़ना चाहिए था, उन आतंकवादियों को तो पकड़ नहीं पाए। पुलवामा इन्होंने करवाया, जेनजी के नाम पे उसमें कितने जेनजी थे और कितने बाहर से जो गुंडे आए थे वो बता दीजिए, थोड़ा उसका लिस्ट बता दीजिए। जो दिल्ली पुलिस ने निकाला है वो लिस्ट बता दीजिए। 2029 आने वाली है, 2029, यही देश का जवान जवाब देगा। 2029 का इंतजार है, जवाब देगा 2029। जैसा आपने कहा ना कि देश के लिए हम सब एक है, तो बस देश के लिए जब भाजपा को रोकना होता है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना होता है, तो इंडिया गठबंधन साथ में आ जाती है। अभी 2029 में देखिएगा, जब राज्यों के चुनाव आएंगे तो कौन पक्ष कितने साथ में रहते हैं और कौन सा गठबंधन रहता है, ये खुद अभी आपको 2029 में दिख जाएगा। हम खुद इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी 2029 आ जाए और जनता जो है वो सबको बता देगी कि 2029 में क्या होगा, कैसा होगा। जो विकास, जनता भी 2029 का बेसब्री से इंतजार कर रही है और जनता इस मूड में है कि अब की बार 2029 में 240 से 24 पे रोक देना है। जी आदिल जी, सवाल ये भी है कि 2024 में जब जनता ने विपक्ष को मौका दिया था, क्या विपक्ष उस जनादेश को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प में बदलने में नाकाम क्यों रहा? नहीं, विपक्ष कहाँ नाकाम है? जो सरकार अहंकार में थी, जिसके बड़े मंत्री, नहीं, कई बार ऐसा होता है, इन्होंने पता नहीं किस डर के कारण चंद्रबाबू नायडू जो नीतीश कुमार जी इनके साथ चले गए, वो तो खैर मैं नहीं जानता, वो तो उनकी पार्टी कहेगी। पर बाकी का विपक्ष, जिसको जनता ने कहा कि आप विपक्ष की जिम्मेदारी निभाए, लोग बैठे हुए सब विपक्ष में, जगह जगह जहां अहंकार की सरकार थी, जब इनके बड़े नेता कहते थे कि इस्तीफे नहीं होते, जिस सरकार में नैतिकता की बात नहीं होती। अश्वनी जी दुनिया भर के रेल हादसे हुए, अश्वनी जी आज अपनी सीट पे बैठे हुए। निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के वित्त मंत्रालय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वो आज अपनी सीट पे बैठे हुए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, जो देश की रक्षा में जगह जगह चूक, जहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कश्मीर में हमारी बहनों का सुहाग उजड़ गया, हमारे पुलवामा में हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, और उसके बाद इतनी बड़ी बेशर्मी, देश के राजनाथ जी कहते हैं कि हमारे देश का कोई जवान शहीद नहीं हुआ, और वहीं रक्षा मंत्रालय कहता है कि देश के 6 जवानों ने शहादत दी है। इनकी सरकार केवल झूठ, प्रोपगंडा और देश के नौजवानों के विश्वास से खेलने वाली सरकार है, और ये सरकार ज्यादा टिकने वाली नहीं है। देखिए, जहां पुलवामा की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो आपने खुद ने देखा कि बोलते ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और आपने नहीं, पूरे देश ने देखा है, बाकायदा लाइव चैनलों पर दिखाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई शांत बैठा हुआ है। जहां हमारे ऊपर कोई आंख उठाएगा उसको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बेझिझक अपने कार्य करने में आगे रहती है। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कि वो दिशा भूल करने का आप लोगों का सिर्फ आदत है, वो आप लोग दिशा भूल करते रहते हैं।
रही बात जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी किस डर से एनडीए के साथ आ गए, तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति, जो पार्टी देश के हित के लिए काम करना चाहेगी, देश के विकास के लिए काम करना चाहेगी, आज वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी देश विकास के लिए काम करती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर अगर विकास किसी ने शुरुआत की तो वो नीतीश कुमार जी ने की, और नीतीश कुमार जी अपने बिहार को विकसित होता देखना चाहते थे, और वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पक्ष पार्टी है जो विकास करेगी, इसलिए वो साथ में रहे। चंद्रबाबू नायडू जी के आप जाके देख लीजिए, अगर आज वहां भी विकास है तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई साथी उनका है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कोई डर से हमारे साथ नहीं है। वहां हमारे महाराष्ट्र का तक बात बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ शिवसेना से भी अगर एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ जुड़े तो सिर्फ और सिर्फ हमारी विचारधारा से, हमारे काम से हमारे साथ है, और वो भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो लोग जो देश हित के लिए सोचेंगे वो देश हित, राज्य हित साथ में सोचेंगे। बिहार के ऊपर अगर ये बात करेंगे तो इनको वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। बिहार आज के डेट में भी, जब इनकी सरकार वहां लगातार थी, आज भी इनकी सरकार है, वहां का पलायन आज तक ये नहीं रोक पाए। क्यों? आज भी बिहार भारत के सबसे पिछड़े स्टेटों में आता है। किसकी जिम्मेदारी थी? लगातार 20 साल से वहां पे है। एक बच्चा पैदा होने के बाद जवान हो गया और वो बच्चा 20 साल का हो गया और अभी तक भी वो अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा। इनकी बिहार के साथ जो इनका कार्यकाल रहा नीतीश जी का और इनका, वो वाकई में बहुत ही बेशर्मी और निंदनीय रहा। इन्होंने बिहार को केवल लूटने की मशीन बना के रखा, बिहार के खदान और खनिज को बेचने की मशीन बना के रखा। इन्होंने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया। आज भी बिहार का जवान, बिहार आप कब गए थे आखिरी बार दिल्ली में बिहार आप जाकर, कब गए थे? हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए परेशान हो रहा है। जी, एक बार आप बिहार जाकर फिर बाद में इस विषय पर चर्चा करिएगा। बिहार आप कब गए आखिरी बार, जरा देखिएगा। बिहार के सड़कें, गांव-गांव की सड़कें, बिहार का विकास, बिहार में लाइट की सुविधा, बिहार में हर चीज की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा, जाके देखिए। जिस चीज को कभी किसी ने विकसित होने नहीं दिया होगा, उसको विकसित करने के लिए समय लगता है। लेकिन आज अगर आप बिहार अगर 2-4 साल, 10-20 साल हो गया होगा। अमित भाई, मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि उसके लिए आपको बिहार जाने की जरूरत नहीं, उसे देखने के लिए। उसको अगर आपको देखना है बिहार को, तो आप नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहां और आनंद विहार चले जाइए। रोज हजारों की तादाद में बिहारी नौजवान दिल्ली में काम के लिए क्यों आ रहा है? एक मिनट, आवाज थोड़ी मुंबई में चले जाइए। अपनी बात रखिए। मेरा दुबे जी, सवाल ये है कि क्या विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी नहीं है, बल्कि आपसी महत्वाकांक्षा और नेतृत्व को लेकर असहमति बन चुकी है, इसको लेकर है? आप क्या सोचते हैं? जी, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा था, थोड़ा नेटवर्क कट गया था, एक बार वापस बोलेंगे? विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी नहीं है, बल्कि उनकी आपसी जो महत्वाकांक्षा है और नेतृत्व को लेकर लगातार जो असहमति बन चुकी है। आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, देखिए, ये बात तो सत्य है कि विपक्ष, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है अपना और सदैव करती रहेगी, लेकिन विपक्ष में जो इनकी आपसी सहमति नहीं बनती है, मैंने कहा ना, देश में जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना हो तब साथ आ जाएंगे। अभी राज्य का चुनाव आ जाएगा तो इनकी अपने आप विचारधाराएं बदल जाती है, अपने आप अपने महत्वाकांक्षा बदल जाती है। तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए जीने और रहने वाले लोग हैं। ये लोग किसी जनता के हित के लिए और इसके लिए काम नहीं कर रहे। तो उनका कभी भी साथ में रहना ये सिर्फ दिखावा है। अगर सही मायने में इनको साथ रहना होता तो ये लोगों को पता लगता, लोग भी इसका इनको जवाब देते, लेकिन लोग भी जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, इसलिए लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। और ये जो गठबंधन है, कोई बहुत का मेहमान नहीं। 2000 अभी जो 27 आ रहा है, आप देखिएगा 2027 में सब दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। जी, तो आप दोनों का समाचार प्लस ओटीटी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने विपक्षी एकजुटता की चुनौती के मुद्दे पर खुलकर बात की, उनके स्वार्थ पर और उस हकीकत पर जो विपक्ष खुद स्वीकार करने से बचता है। सत्ता पक्ष गठबंधन की बैसाखी पकड़े हुए है, विपक्ष अपनी फूट की बैसाखी पकड़े हुए। दोनों तरफ कमजोरियां हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपनी चुनौतियों से सीखेगा या 2029 तक भी बिखरा रहेगा? बेधड़क में हमने आज सच पूछा और आप भी बेधड़क राय दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।